नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल रजत टाइम्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आप लोगों से एंड में एक सवाल पूछने वाला हूं। मुझे आप लोगों की एक सजेशन चाहिए, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं आप लोगों से एंड में पूछूंगा और जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना और भारत के बीच में जो बॉर्डर इशू चल रहा है, उसमें अभी रिसेंटली क्या हुआ है। साथ ही हम बात करेंगे अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही थी, उसी में अभी अभी नया क्या स्टेप लिया गया है। साथ ही हम बात करेंगे एक पुराने टॉपिक की। दोस्तों, पुराना टॉपिक ना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आगे भी सिचुएशन हमारे सामने बन सकती है, तो हम इससे सीख ले सकते हैं जो हमने इस बार किया है। और वो टॉपिक क्या? देखो, जब भी चाइना की कोई गलत बात हमारे देश में आती है तो हम बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना ऐसा ट्रेंड करने लग जाते हैं। वैसे हम कभी सोचते भी नहीं है इस चीज़ में, ना कभी हमारे मन में आता कि यार चाइना का हमको ज़्यादा फायदा नहीं करवा रहे हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी गलत बात निकल के आएगी तो बॉयकॉट चाइना ज़रूर ट्रेंड करेगा। तो दोस्तों, इस बार हमने उसमें क्या ठीक से किया है, क्या ठीक से नहीं किया, या आप लोगों के मन में एक सवाल उठता होगा, वो सवाल भी डिस्कस करूंगा मैं आपसे। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इसके पार्ट 1 में बताया था कि भारत के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री के बीच में एक मीटिंग हुई, जिसके बाद हमारे पास 5 पॉइंट्स निकल कर आए हैं। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों, उसका पॉइंट नंबर 4 याद कीजिए क्या कहता था। पॉइंट नंबर 4 कहता था कि आगे भी इस इशू पर ब्रिगेडियर लेवल पर टॉक्स होती रहेंगी और इसके बाद बातचीत से ही इस इशू को सुलझाया जाएगा। तो उस मीटिंग के बाद अब पहली बार आर्मी ऑफिसर्स के लेवल पर टॉक्स हुई हैं, जिसमें हमारी तरफ से शामिल हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी और उनकी तरफ से शामिल हुए थे मेजर जनरल लियू लिन। अब इस मीटिंग के बाद दोस्तों हमारे सामने क्या निकल कर आया, पॉजिटिव पॉइंट क्या निकल कर आया और नेगेटिव पॉइंट क्या निकल कर आया, दोनों बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट क्या निकल कर आया है। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए ना तो ये मीटिंग पॉजिटिव ही साउंड कर रही है, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट से पहले हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या निकल कर आया है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार माने ना तो वहां पे 50-50 हजार सोल्जर्स तैनात थे और उनके साथ साथ मिसाइल और टैंक्स भी तैनात करे गए थे वहां पे। तो ये थोड़ी सी चिंता वाली खबर थी हमारे लिए। लेकिन अब दोनों आर्मी के ऑफिसर्स ने ये मान लिया कि अब वहां पर और आर्मी ट्रूप्स नहीं भेजे जाएंगे, तो ये काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, थोड़ी सी राहत देता है हमें। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका नेगेटिव पॉइंट हम क्या मान सकते हैं। दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट में आता है डी एस्केलेशन ना हो पाना। डी एस्केलेशन क्यों नहीं हो पाया? जब डी एस्केलेशन की बात उठी तो भारत की तरफ से मानना था कि जो चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में अपने सैनिक घुसा रखे हैं उनको पीछे ले लिया जाए। चाइना का कहना था जो भारत ने पैंगोंग लेकर सदर्न एरिया में अपने सैनिक घुसा रखे हैं उनको पीछे ले लिया जाए। तो दोस्तों, ये दोनों ना एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाए, तो डी एस्केलेशन की बात नहीं हो पाई, डी एस्केलेशन नहीं हो पाया। तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें दोनों देशों की नहीं बन पा रही है। तो ये नेगेटिव पॉइंट मैं मानता हूं, लेकिन दोनों देश इस बात पर मान गए हैं कि अब आगे और सैनिक और आर्मी ट्रूप्स नहीं भेजे जाएंगे, तो ये चीज राहत भी देती है। तो ओवरऑल ये मीटिंग मैं इसीलिए कह रहा हूं पॉजिटिव साउंड कर रही है। अगर आपको इसकी कंप्लीट डिटेल चाहिए तो मैंने नीचे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दे दिया लिंक में, जाइए और उसको अच्छे से देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, हमेशा से एक देश जो सुपर पावर बनने का सपना देखता आया है, कौन? चाइना। और सच में इन लोगों ने सिर्फ सपना ही नहीं देखा, इस चीज पर काम भी किया है। बट सामने कौन है? सामने है यूएस। और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कैबिनेट के लिए हमेशा से उनकी कंपनी और उनके वर्कर्स पहली प्रायोरिटी रहे हैं। तो दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड वॉर सी छिड़ गई और इसी ट्रेड वॉर के अंडर बताया जा रहा अभी यूएस ने एक डिसीजन लिया है। उन्होंने चाइना के शिंजियोंग शहर से जितना भी सामान इंपोर्ट होता है, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो हेयर प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कंप्यूटर प्रोडक्ट्स हो, सब पर एक तरह से बैन लगा दिया है। क्यों लगाया है वो जानने से पहले आप लोगों को शिंजियोंग शहर के बारे में समझना पड़ेगा। दोस्तों, शिंजियोंग शहर आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइना के नॉर्थ वेस्ट एरिया में है। भारत के साथ ये सीमा शेयर करता है और अक्साई चीन जो आप लोग समझते हैं ना,
उसके साथ भी ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ की आबादी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2.5 करोड़ की आबादी है और उसमें से भी 45% जो सबसे ज्यादा है वो मुस्लिम आबादी है। और मुस्लिम्स में भी सिर्फ एक टाइप के मुस्लिम, विगुर मुस्लिम्स। और ये विगुर मुस्लिम दोस्तों टर्की से बिलोंग करते हैं बेसिकली। इनके और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच में जो रिश्ते हैं ये ठीक नहीं रहते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। अब जानते हैं दोस्तों क्यों बैन किया है अमेरिका ने इस शहर से इंपोर्ट। दोस्तों यूएस के अंडर एक बॉडी काम करती है जिसका नाम है कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिशियल्स, CBP। अभी अभी इन्होंने एक ऑर्डर पास किया है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि चाइना के शिंजियांग शहर से जितना भी सामान इंपोर्ट हो रहा है उस सब पर बैन लगाया जाता है, क्योंकि यहां पर फोर्स्ड लेबर से काम कराया जाता है। ये फोर्स्ड लेबर कौन है? फोर्स्ड लेबर इन्होंने उन्हीं के लिए यूज किया है जिनका मैंने बताया था कि इनके चाइना से रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। उइगुर मुस्लिम्स, इनके चाइनीज गवर्नमेंट से रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। और उन्होंने कहा है कि यहां पर ये जो लोग हैं इनको डिटेंशन कैंप में रखा जाता है और इनसे फोर्सफुली काम कराया जाता है, इसलिए हम इन पर बैन लगा रहे हैं। अब दोस्तों आपके मन में सवाल उठ सकता है कि यहां पर तो चाइनीज गवर्नमेंट और उइगुर मुस्लिम्स के बीच में रिश्ते पहले से अच्छे नहीं रहते होंगे, यहां पर अगर फोर्स लेबर काम कर रही है तो पहले से ही कर रही होगी, पर बैन अभी क्यों लगाया गया है? तो इसका जवाब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने खुद ही समझदार हैं कि बैन अब क्यों लगाया गया है। लेकिन ये जो बैन लगाया गया है ना, इसके लिए यूएस के अंदर एक लॉ भी है। आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ये CBP के लॉज के अंदर एक आर्टिकल है, ये इसी चीज को डिफाइन करता है कि अगर यूएस के अंदर बनने वाला सामान या बाहर से इंपोर्ट होने वाला सामान चाइल्ड लेबर या फोर्स्ड लेबर का है तो उस पर बैन लगा दिया जाएगा। अगर आपको इसको और डिटेल से पढ़ना तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल दे दिया, जाइए और उसको पढ़िए, काफी अच्छे से दिया गया है। दोस्तों अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें ना तो मैं कोई रिपोर्ट शेयर करने वाला हूं, ना ही आपको कोई करंट की सिचुएशन बताने वाला हूं, ना ही किसी आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। यहां मेरा खुद का अपना ओपिनियन है, वो कंप्लीटली आपसे शेयर करने वाला हूं। दोस्तों पिछले कुछ महीने पहले हमने देखा था कि हमारे देश में एक ट्रेंड चला था, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। जरूरी था, पर उसको चलाया किस तरीके से गया वो आप सुनिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने खरीदी हुई चाइनीज चीजों को तोड़ा, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो टीवी हो, उनको तोड़ा, उनकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट करी। अब इससे दो नुकसान हुए दोस्तों। सबसे पहले तो उन्होंने खुद का अपना नुकसान कर लिया, क्योंकि जिधर पैसा जाना था उधर तो जा चुका है। अब नुकसान पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनका हुआ था। और दूसरा नुकसान क्या हुआ, उन्होंने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट करी तो कुछ लोग उनसे और मोटिवेट हो गए और कुछ लोगों ने और पोस्ट करी। तो इससे एक ट्रेंड सा चल गया कि अपना सामान तोड़ो, वीडियो बनाओ और पोस्ट कर दो। अब मैं इसको इतनी ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पे तो बहुत लोग बता चुके हैं, उस टाइम पे काफी पुरानी चीज हो गई है। लेकिन कुछ लोगों ने कम बात करी है इस चीज पे कि हमारे मन में ना एक सवाल उठा था उस टाइम पे, काफी लोगों के मन में उठा था कि अगर ये चीज इतनी गलत है तो सरकार खुद ही क्यों नहीं बैन लगा देती इस चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे बैन लगा दे सरकार। लेकिन यार आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम चाइना से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और दिवाली की झालरें ही इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम वहां से स्टील भी इंपोर्ट कर रहे हैं और वहां से दवाइयों के रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट हो रहे हैं जो बहुत जरूरी है। हो सकता है इस टाइम पर आप या आपके घर वाले जो दवाई ले रहे हैं उसका संबंध भी चाइना से हो। तो ऐसा ही इतना ही इजी नहीं है कि हम कुछ भी बैन लगा देंगे। इवन यूएस भी इस टाइम पे जो चाइना पे बैन लगा रहा है ना, वो अपने लॉज के अंडर लगा रहा है। आप क्या रीजन दोगे चाइना को इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे बैन लगाते टाइम कि हमसे आपकी लड़ाई चल रही है इसलिए बैन लगा रहे हैं? हो ही नहीं सकता। उससे बड़ी ट्रेड वॉर तो चाइना यूएस की चल रही है, वो भी नहीं कर पा रहे बिना लॉज के, तो आप कैसे कर दोगे? अभी जब एप्स पे बैन लगाया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने रीजन दिया था कि ये एप्स भारतीय लोगों का पर्सनल डाटा लीक कर रहे हैं, इसलिए हम इन पर बैन लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे आप क्या उनको रीजन दोगे? अगर चाइना ने गुस्से में आकर आपके ये सामान बंद कर दिए, दवाइयां और स्टील वगैरह जो भी हम बहुत जरूरी चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो नुकसान किसको होगा? इंडिया को। तो सरकार नहीं लगा सकती इस चीज पर बैन, आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या क्या है, आइए सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सॉल्यूशन के लिए आपको जाना होगा मेरी सबसे पहली वीडियो में, जहां मैंने जीडीपी को एक्सप्लेन किया था।
अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाइए उसे देखिए। वहां मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि अगर इंपोर्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब डिमांड कम हुई है। तो दोस्तों आपको यही काम करना है छोटा सा, और ये काम हमेशा करना है। ये काम तभी नहीं करना कि जब चाइना से कोई लड़ाई चल रही है तभी ये काम करेंगे, हमेशा करना है। जहां आप कर सकते हैं, जहां आपके पास चॉइस है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आपके पास चॉइस होती है, तो आपको यही काम करना है कि चाइनीज प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। आपके पास मोबाइल्स में चॉइस होती है, आप कुछ और खरीद सकते हैं। आपके पास टीवी में चॉइस होती है कि आप कुछ और खरीद सकते हैं, लेकिन आप सस्ते की वजह से चाइनीज प्रोडक्ट्स पर चले जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। दूसरा काम यही सरकार को करना है, जहां हम चाइना पे ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हैं वहां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या तो मजबूत कर लीजिए या किसी ऐसे देश से रिश्ता बना लीजिए जहां हमारे ऑलरेडी अच्छे रिश्ते हैं। अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं तो उससे दो फायदे होंगे। सबसे पहला तो जो चाइना पे ओवर डिपेंडेंसी है हमारी उस चीज़ में, वो कम हो जाएगी। दूसरा फायदा, जब यहाँ मार्केट में डिमांड कम करेंगे हम लोग, इंपोर्ट कम होगा, तो चाइना की जो कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं वहाँ हमारे इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। अगर वहाँ की डिमांड कम होगी तो कंपनीज बंद भी होंगी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। तो उसका क्या करना, अगर जो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है ना दोस्तों, वहाँ उन लोगों को जॉब्स दे, तो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो उतना नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल में रहेगा। तो बस सरकार को यह काम करना है, लेकिन सरकार पहला कदम नहीं उठा सकती इस चीज़ में। पहला कदम आपको ही उठाना है, फिर सरकार को पीछे पीछे आपके चलना है और इन चीज़ों पे ध्यान देना जो मैंने अभी आपको बताई। अगर सरकार और हम मिलकर काम करेंगे तभी आप और मैं मिलकर कह सकते हैं कि वी आर लिविंग इन आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों ये जो चीज़ मैंने आपको बताई अभी, ये ना तो किसी चीज़ की रिपोर्ट है ना कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना ओपिनियन है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद ना आए तो नीचे कमेंट करके बताना कि क्या पसंद नहीं आया। अब बात करता हूं दोस्तों, जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कह रहा था कि मुझे आप लोगों की एक हेल्प की ज़रूरत है, आप लोगों से कुछ पूछना है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ में कंफ्यूज हूं। अभी अभी एक हफ्ते पहले की बात है लगभग, पीएम मोदी जी के बर्थडे को अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में बनाया गया। तो क्या मैं उस चीज़ को कवर करूं, या फिर अभी कोरोना वैक्सीन का मार्केट काफ़ी गर्म है उस चीज़ को कवर करूं, या फिर ये जो किसान बिल है जिस पर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कवर करूं। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तीनों टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है, कोरोना वैक्सीन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और फार्मर्स बिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि पहले किस चीज़ को कवर किया जाए। अगर मैं किसानों के ऊपर या वैक्सीन के ऊपर कवर कर लेता हूँ तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो बनाया गया था अनएम्प्लॉयमेंट डे वो पुराना हो जाएगा टॉपिक। तो आप ही लोग बताएं कि मैं क्या करूं, पहले किसको कवर करूं। अगर पहले किसान बिल को कवर कर लेता हूं तो फिर बाद में अनएम्प्लॉयमेंट करूं या ना करूं, ये सब मुझे आप बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। ज़रूर कमेंट करें कि क्या पहले करूं, और अगर क्या पहले कर लूं तो बाद में कवर करने की ज़रूरत है उस चीज़ को या नहीं। सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे बताएं ज़रूर। मैं आप लोगों के कमेंट के हिसाब से ही वीडियो बनाऊंगा। अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।